हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट्स सब्जेक्ट सीरीज चैप्टर 3 में पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर 3 है राज्य के निदेशक तत्व। क्या है? राज्य के निदेशक तत्व। इसके पहले अध्याय में हम लोगों ने जो मौलिक अधिकार के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक जो पूर्व से वर्णित किया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य के निदेशक तत्व के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था। क्या अध्ययन करेंगे? सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था। राज्य के निदेशक तत्व वे तत्व होते हैं जो राज्य के नागरिकों के द्वारा राज्य को निर्देशित किए जाते हैं कि हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। राज्य उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जितना संभव हो पाता है पूरा करता है, जितना रह जाता है अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का जो है प्रयास करता है। लेकिन नागरिक उसके बदले उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है कि निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकार के समान जो है कानूनी संरक्षण जो है प्रदान नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान के भाग 4 में निदेशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को जो है शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो निदेशक तत्वों के अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों में काम पाने का अधिकार। कौन सा अधिकार? काम पाने का अधिकार। काम की उचित परिस्थितियों का अधिकार, अर्थात नागरिकों को काम करने के लिए उचित परिस्थितियों का भी अधिकार होना चाहिए। साथ ही वेतन में समानता पाने का अधिकार। जो हम काम करते हैं उस काम के बदले जो हमें प्रतिफल प्राप्त होगा, जो वेतन मिलेगा, उसमें कहीं किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समान वेतन पाने का अधिकार और साथ ही न्यूनतम व पर्याप्त वेतन पाने का अधिकार तथा मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार भी क्या है? शामिल है। तो देखिए, विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व जो है नहीं है। और विश्व के सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया जाए तो आयरलैंड के संविधान को छोड़कर किसी भी देश के संविधान में निदेशक तत्वों का जब वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों ने पूर्ण गहराई से विचार विमर्श करने के पश्चात आयरलैंड के संविधान से जो राज्य के निदेशक तत्वों को हमारे भारतीय संविधान में समाहित करने का जो प्रयास किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में अर्थलघुकी प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछता है। इतना ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में जो राज्य के निदेशक तत्व ग्रहण किया गया है या लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से जो ग्रहण किया गया है। तो देखिए, विश्व के अन्य देशों के संविधानों में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर अन्य किसी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर ही भारत के संविधान में निदेशक तत्वों का क्या किया है? समावेश किया है। अमरनंदनी के अनुसार, किसके अनुसार? अमरनंदनी के अनुसार निदेशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में हैं जो संविधान द्वारा राज्य को दिए गए हैं। निदेशक तत्व ऐसे आदेश के रूप में हैं जो संविधान के द्वारा किसको दिए गए हैं? राज्य को दिए गए हैं। एम.जी. खांडेकर के अनुसार नीति निदेशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्वयन का प्रयत्न शासन को करना है। क्रियान्वयन का प्रयत्न किसको करना है? शासन को करना है। तो इस स्वरूप में हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत निदेशक तत्वों का जो वर्णन किया गया है। तो अभी हमने आपको बताया कि सामाजिक व आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था निदेशक तत्वों के अंदर कैसे किया गया है। फिर विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा
परीक्षा आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में नीतिशक तथ्यों को कैसे समाहित किया गया और नीतिशक तथ्यों का प्रमुख परिभाषा हमने आपको बताया। मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट्स की कॉपी पे तैयार कर लीजिएगा। आइए आज हम अध्ययन करते हैं नीति निर्देशक तथ्यों की विशेषताएं। क्या अध्ययन करेंगे? नीति निर्देशक तथ्यों की क्या विशेषताएं होती हैं। नीति निर्देशक तथ्यों की विशेषताओं के ऊपर अगर हम विचार करें तो एक तरफ से इसके पहले जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन किया था, तो मौलिक अधिकार को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया था, लेकिन नीति निर्देशक तथ्यों को जो है कानूनी संरक्षण जो है प्रदान नहीं किया गया है। तो वही पहली विशेषता दिया है कि न्याय योग्य नहीं है। क्या है? नीति निर्देशक तथ्यों की प्रमुख विशेषता है कि न्याय योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तथ्य जो है राज्य के द्वारा जो है पूर्व से नागरिकों को जो है प्रदान किए जाते हैं या राज्य की इच्छाओं की जो है पूर्ति की जाती है। ये इच्छाएं बहुत विस्तार पूर्वक होती हैं। राज्य जो अपने यथाशक्ति के स्वरूप में जिस स्वरूप में चाहता है पूरा करता है, जो नहीं हो पाता अगले वित्तीय वर्ष में उसकी पूरा करने का जो है प्रयास करता है। तो इस स्वरूप में अगर उसके द्वारा समय पर उसका पूरा नहीं हो पाया तो नागरिकों के द्वारा किसी भी तरह से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता या सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। तो इससे स्पष्ट होता है कि नीति निर्देशक तथ्य जो है पूर्णतः न्याय योग्य नहीं है। दूसरा क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य। ठीक है, आपको मैं कल बताया था कि नीति निर्देशक तत्व विश्व के किसी भी अन्य देशों में नहीं जो अपनाए गए हैं, केवल आयरलैंड के संविधान में ही नीति निर्देशक तथ्यों को जो अपनाया गया है। और भारतीय संविधान सभा के प्रतिनिधियों ने आयरलैंड के संविधान का अध्ययन करके उसमें से नीति निर्देशक तथ्यों को अपने भारतीय संविधान में जो समाहित करने का जो कार्य किया। उसका उद्देश्य क्या था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य। क्या उद्देश्य था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य कि निश्चित तथ्यों के द्वारा जो नागरिकों की इच्छाओं की पूर्ति की जाएगी, उनकी आवश्यकता अनुसार राज्य योजना बना करके सार्वजनिक स्वरूप में कार्य जो प्रगति पर करेगा, जिससे जन कल्याण होगा, जनता का जो है विकास होगा। इस उद्देश्य से जो नीति निर्देशक तथ्यों को अपने भारतीय संविधान में जो समाहित किया गया। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तथ्यों की दूसरी विशेषता देखने को मिलती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य जो है रखा गया है। तीसरा क्या है? नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करना राज्य का दायित्व है। नीति निर्देशक तथ्यों को जो लागू करना किसका दायित्व है? राज्य का जो है दायित्व है। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक इसी स्वरूप में राज्य सरकार के अंतर्गत विधानमंडल, जो विधानमंडल के दो सदन है, व्यवस्थापिका विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, इन सभी का एक साथ दायित्व बनता है कि अपने राज्य के निश्चित तथ्यों को जो लागू करें, जनता के कल्याण के तहत कार्य करें, जनता के उत्थान के तहत योजनाएं बनाएं ताकि जनता की इच्छाओं की पूर्ति हो सके और वे अपने व्यक्तित्व का जो विकास कर सके। तो इस स्वरूप में नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करना जो राज्य का क्या है? दायित्व है। किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। अब आइए हम आगे चलते हैं कि संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व देखिए, हमारे भारतीय संविधान के धारा 37 से लेकर के 51 तक, कहाँ तक? 37 से लेकर के 51 तक जो नीति निर्देशक तथ्यों के बारे में जो वर्णन किया गया है। तो देखिए दिया गया है कि संविधान के भाग 4, इसमें भाग 4 की धारा 37 से 51 तक राज्य की निश्चित तथ्यों का जो वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में भी यह क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में था, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक यह वर्णन किया गया है। तो स्पष्ट लिखिएगा, हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 37 से लेकर के 51 तक जो नीति तथ्यों का जो वर्णन किया गया है, जिसमें पहला दिया है आपका आर्थिक
सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। क्या दिया है? आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इस दृष्टि से अधिकांश निदेशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में जो व्यवस्था की गई है, आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। पहला दिया है राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। समान रूप से जो जीविका के साधन का वह क्या करेगा? प्रयोग करेगा। जो है जीविका के साधन का वह क्या करेगा? प्रयोग करेगा समान रूप से। ठीक है, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। कि राज्य का यह पूरा का पूरा दायित्व होगा कि चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, सबको समान रूप से उनके जीविकोपार्जन के साधन प्रदान करने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। अर्थात सबको रोजगार देने का प्रयास करेगा। जहां तक संभव होगा पूरा करेगा, जहां तक नहीं संभव हो पाएगा वह अगले वित्तीय वर्ष में जो है पूरा करेगा। इसके पीछे कोई भी नागरिक उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि विशेषता जब मैं आपको कोशिश में बताया था कि यह न्याय योग्य नहीं है अथवा इसे कानूनी संरक्षण जो है प्राप्त नहीं है। दूसरा दिया है राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व। ठीक है, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, अर्थात अधिक से अधिक सबका कल्याण हो सके। किसी विशेष व्यक्ति का नहीं, सबका जो है कुछ न कुछ कल्याण किया जा सके। तीसरा दिया है राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि क्या कह रहा है कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को, ठीक है, या जन सामान्य को किसी प्रकार का कोई हानि पहुंचे। चौथा, राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, कहा है कि राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है प्रदान करेगा। राज्य के निश्चित तथ्यों के अंतर्गत, ठीक है, जो पहला दिया आर्थिक सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व, इसमें यह वर्णन किया गया है कि राज्य यथासंभव यह प्रयास करेगा कि उस राज्य का चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है प्रदान किया जाएगा। लिंग भेद के आधार पर, जाति पात के आधार पर, धर्म संप्रदाय के आधार पर, ऊंच नीच की भावना के आधार पर या गरीबी अमीरी के आधार पर कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। इस स्वरूप में प्रत्येक राज्य नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है प्रदान करेगा। आइए आगे चलते हैं। पांचवा, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शिक्षा तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। आपके निश्चित तथ्यों के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा संबंधी निश्चित तथ्य में यह व्याख्या किया गया है कि राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का जो है दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर श्रमिक पुरुष जो है अगर वह बीमार है या स्त्री उसकी तबीयत खराब है, उससे जबरन कार्य नहीं लेगा, या छोटे बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है उसका
स्वरूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अर्थात उन बच्चों को खेल कूद की व्यवस्था की जाएगी, खेल कूद की सामग्रियां उपलब्ध की जाएंगी और इस स्वरूप में जितने भी संसाधन यथासंभव हो सकेंगे राज्य के द्वारा जो बच्चों को प्रदान किए जाएंगे और उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और उन बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी होगी और उन्हें सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। उनके जीवन के साथ कोई भी शोषण का कार्य नहीं करेगा। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से यह क्या किया जाएगा, रक्षा किया जाएगा। बच्चों तथा युवकों को शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से उनकी क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी। 7वां, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है, राज्य प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता उन्हें प्राप्त कर सके। यह राज्य के द्वारा पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा कि जहां तक संभव हो पाएगा ऐसे परिस्थितियों में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी कि अगर राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार, जैसा राज्य का आर्थिक कंडीशन है या आर्थिक परिस्थितियां उसके अनुसार विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, क्या पा सके, अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता जो उन्हें प्राप्त हो सके। अगर आपको बेकारी है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, बुढ़ापा की परिस्थितियां आ गई है, लंबे समय उसके बीमार चल रहा है, अंगहीनता है, तो ऐसे परिस्थितियों में राज्य का यह दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको जीविकोपार्जन की व्यवस्था करे और उन्हें सुरक्षा भी करे। 8वां यह है, राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े, स्त्रियों को जो है अपने प्रसूतावस्था में जो कार्य न करना पड़े। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही अर्थात स्वस्थ अवस्थाओं में ही, जब आदमी अपने अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने योग्य हो या कार्य करने की क्षमता रखता हो, तभी उन्हें कार्य करना पड़े, जबरदस्ती से कार्य नहीं लिया जा सकता। स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े, स्त्रियों को प्रसूता की अवस्था में उन्हें अवकाश मिलना चाहिए, ठीक है, उन्हें प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। इस प्रकार की व्यवस्था राज्य के द्वारा निम्न तथ्यों के अंतर्गत की गई है। 9वां, राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए, कृषि और उद्योग में लगे सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके, ठीक है, न तो बहुत अधिक और इतना कम ही न हो सके कि वो अपने बाल बच्चों की रोटी न जुटा सके, यथोचित, ठीक है, जो उचित हो सके वह वेतन उसे अवश्य मिलना चाहिए, मिल सके, उनका जीवन स्तर पर मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, अर्थात उनके जीवन स्तर का विकास हो सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का क्या हो सके, अवसर प्राप्त हो सके। 10वां, राज्य का कर्तव्य होगा कि, इसका कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य होगा कि गांव में व्यक्तिगत अथवा सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। राज्य का कर्तव्य होगा कि गांव में जो है व्यक्तिगत अथवा सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों में क्या करें, सहायता जो है प्रदान करें और इस प्रकार से जो है निम्न तथ्यों के अंतर्गत आर्थिक और सुरक्षा संबंधी जो है सुविधाएं प्रदान करके नागरिकों को
राज्य उनके विकास के लिए, सार्वजनिक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, नागरिकों के व्यक्तिगत विकास के लिए जो है पूरी योजना तैयार करता है। जहाँ तक संभव होता है पूरा सहायता देने का प्रयास करता है। जहाँ संभव नहीं हो पाता आने वाले वित्तीय वर्ष में सहयोग देकर के इस प्रकार के कार्यों को पूरा करके नागरिकों का कल्याण करने का जो है कार्य करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट्स के कॉपी में लिख करके तैयार कर लीजिएगा। आइए इसी संदर्भ में अगला पॉइंट है 11वां, वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का यह दायित्व है कि अपने राज्य सीमा के अंतर्गत किसानों को जब वैज्ञानिक स्तर पर कृषि का संचालन करने की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, बीज खाद की व्यवस्था कराएं, ताकि वह किसान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अच्छी फसल को उगा सके और खाद्यान्न का उत्पादन को बढ़ा सके। इसके संदर्भ में जो है नीति तत्व के अंतर्गत राज्य का यह दायित्व होता है कि वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। दूसरा क्या है, राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का, राज्य जो पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचालन करेगा और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने और उसके वध को रोकने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। कि राज्य का यह भी कर्तव्य है कि पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचालन करें, उनका विकास करें और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने और उसके वध करने को रोकने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। 13वां दिया है राज्य उचित व्यवस्थापन योजना या अन्य किसी प्रकार से समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा, जिससे आर्थिक असामर्थ्य व अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। 14वां दिया है राज्य उचित व्यवस्था या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए क्या उठाएगा, कदम उठाएगा। इसी के संदर्भ में दूसरा दिया है राज्य के निश्चित तथ्यों के अंतर्गत जय सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व। कौन सा, सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व। हमारे समाज में इतनी अंधविश्वास, इतनी कुरीतियां और इतनी शोषण है कि उन सभी को समाप्त करने के लिए राज्य जो पूरा का पूरा प्रयास करता है और समाज के गरीब, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों को सहायता देने का प्रयास करता है। तो आइए देखते हैं सामाजिक हित संबंधी निदेशक तत्व। पहला दिया है राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषध में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा, राज्य जनता के दुर्बलता मतलब कमजोर अंगों की विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उनकी उन्नति करेगा। अर्थात समाज के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा और उनके अर्थ संबंधी या आर्थिक संबंधी हितों की विशेष सावधानी से सहायता करके उनकी उन्नत करने का प्रयास करेगा। राज्य सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। राज्य जो है उनकी सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार से शोषण का भी उन अनुसूचित जाति तथा जनजातियों का रक्षा करने का जो प्रयास करेगा। इस स्वरूप में राज्य अपने स्तर से सामाजिक हित से संबंधित सभी तथ्यों को पूरा करने का प्रयास करेगा। जहाँ तक संभव होगा पूरा करेगा, अगले वित्तीय वर्ष में उसे पूरा करने का जो है कार्य करेगा। तो इस स्वरूप में प्यारे बच्चों जो है आर्थिक सुरक्षा
विश्लेषक तत्व और सामाजिक संबंधी तथ्यों के बारे में हमने आपको बताया। इसको नोट्स की कॉपी में तैयार कर लीजिएगा। शेष हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।